हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। मैं आपका फिज़िक्स का एजुकेटर ऑसम पाठक स्कूल की तरफ से एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हमने हमारे ये लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने जो बेसिक स्टडी किया था वो मैकेनिक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि एक्चुअली मैकेनिक्स क्या होता है और उसमें कौन कौन से फिज़िकल क्वांटिटीज़ इंक्लूडेड होती है। मैकेनिक्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, उसमें हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स डिस्कस किए थे। उसमें जो काइनेमेटिक्स होता है उसमें हमको पता है कि जो मोशन होता है, जो वेलोसिटी होता है, उसका रिजल्ट होता है और उसका रीज़न होता है। इन दोनों में से अगर हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में ही ऑब्जर्व करेंगे, रिजल्ट के बारे में ही एनालिसिस करेंगे, उसका ही हम फॉर्मूला निकालेंगे, उसका ही हम कंक्लूजन करेंगे, तो वो होगा काइनेमेटिक्स। लेकिन रिजल्ट के साथ साथ अगर हम रीज़न का भी डिस्कशन करें, हम ये सोचें कि ये कैसे हो रहा है, ओके, अगर हम डिस्कस करेंगे हाउ, तो हम उसको पाएंगे कि ये मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स नहीं है लेकिन मैकेनिक्स का डायनामिक्स है। और ये डायनामिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होता है, ओके, जिसको हम कंसेप्ट ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऐसे जाना जाता है। तो यहाँ से बेसिकली हमने स्टार्ट किया था और फिर हमने एक मोस्ट आईएमपी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट आईएमपी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे फोर्स। ये फोर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमने बिल्ड की थी। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये फोर्स जो कि फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूज़ करके जो डायनेमिक्स के फादर फिगर्स कहे जाते हैं, जैसे एरिस्टोटल हो गए, गैलीलियो हो गए, न्यूटन हो गए, इन लोगों ने फोर्स और मोशन का क्लब करके एक पूरा ब्रांच बना दिया जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। और आज की तारीख में जो सब कुछ भी हो रहा है उसमें डायनेमिक्स कहीं ना कहीं इनबिल्ट होता है। ये हो सकता है कि इट इज़ नॉट हार्ट ऑफ द सिस्टम, बट इट ऑलवेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। डायनामिक्स वो चीज़ है जो एग्जिस्टेंस में ही पाई जाती है, ओके। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी सही समझ से हमारा दिमाग इतना खुल जाएगा कि अगर 12th में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटोस्टैटिक वो सब हम स्टडी करेंगे तो भी हमको समझने में दिक्कत बहुत ही कम होगी, क्योंकि ये पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो जिस पैटर्न से चल रहा है वो पैटर्न का डिस्कशन होता है डायनामिक्स में, ओके। और इसके फादर्स फिगर्स हम किसको बोलते हैं? हम उसके फादर फिगर्स में से वन ऑफ द फादर फिगर्स ऐसा कह सकते हैं, वो कौन है? एरिस्टोटल, ओके। ये जो एरिस्टोटल है उसने हमको इनिशिएट किया था कि जो मोशन हो रहा है उसका रीज़न क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। हालांकि एरिस्टोटल का जो व्यूज था, एरिस्टोटल का व्यू था वो फॉल्स था। कैसा? फॉल्स, ओके। ऐसा बोलता है कि इट्स अ फॉल्स लेगेसी बाय एरिस्टोटल। तो आप हमको बोलेंगे कि ये एरिस्टोटल ने अगर फॉल्स व्यू दिया था, अगर उसने सही नहीं बोला था हमको, फिर भी हम इसको क्यों स्टडी करते हैं? तो दोस्तों, आप जरा ये सोचें कि आज मुझे फिज़िक्स पढ़ना है, आपको फिज़िक्स पढ़ना है, तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज में अवेलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेसर्स अवेलेबल है। लेकिन ये एरिस्टोटल ने जब ऐसा कुछ सोचा था तब पेन पेपर का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस टाइम ये बंदा ये सोच के गया था कि ये मोशन और फोर्स क्लब हो सकता है, ओके। तो इसी वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है
और ये हम ऐसा स्टडी तो एक टॉपिक के तौर पे करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे एक कंसेप्ट निकलेगा जिसको 200, 300 या 2000, 3000 साल के बाद, मतलब बहुत सालों बाद गैलीलियो ने थोड़ा करेक्शन किया। ओके, फिर न्यूटन ने करेक्शन किया। ऐसे ऐसे फिल्टर होते होते हुए हमारे पास जो आज डायनेमिक्स जिस फॉर्म में है उसको बहुत सालों लगे, बहुत सेंचुरीज लगे, उसके बाद हमने पाया है इतना बहुत ही अच्छा प्यारा सा डायनेमिक्स। ओके, तो ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे एक 50 लोगों का एक क्लास है। इस क्लास में जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लो कि 50 के 50 बच्चे एकदम इंटेलिजेंट हैं। ओके, और इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो जो पहला बच्चा आंसर देगा वो क्वेश्चन कभी भी सटीक नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर जो 5वां या 6ठा बच्चा देगा वो क्वेश्चन का आंसर सटीक होगा। हालांकि हमारे सिस्टम में पूरी की पूरी क्रेडिट उसको ही मिलती है, वो एक अनफॉर्चुनेट है हमारे सिस्टम में। लेकिन जो पहला बच्चा था उसने कुछ इनिशिएट किया, कुछ सोचा, जो चेन ऑफ कंसेप्ट होता है, चेन ऑफ थॉट होता है, वो उसने इनिशिएट किया। उसके बाद दूसरे वाले ने उसमें थोड़ा कुछ अपना डाला, फिर उसने जो पहले वाले ने किया था उससे वो समझा, उसको कुछ अपनी ओर से कुछ स्ट्राइक हुआ, फिर वो उसने ऐड किया। ऐसे फिल्टर होते होते हुए 5वां या 6ठा बच्चा जो हमको आंसर देगा वो एकदम परफेक्ट लगेगा। लेकिन इसमें जो पहला वाला बच्चा है जिसने इनिशिएट किया था आंसर को, उसके इम्पोर्टेंस को हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसका ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ये डायनेमिक्स में एरिस्टोटल वो पहला बच्चा है जिसने ऐसा सोचा, बिना पेन पेपर के, बिना रेफरेंस बुक्स के, बिना बहुत सारे इंटेलेक्चुअल सराउंडिंग्स के, ऐसा सोचा कि फोर्स और मोशन दोनों कंबाइंड ही है। ओके, अगर मोशन है तो फोर्स होना ही होना है, फोर्स है तो मोशन होना ही होना है। तो वो हमको ऐसा एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मिला। ओके, तो अब हमको समझ में आ गया कि एरिस्टोटल को हमको क्यों पढ़ना है। ओके, अब एरिस्टोटल ने जो हमको कहा वो क्या कहा, उसने ऐसा कहा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो कोई भी वेलोसिटी से जा रही है, या तो वो कोई मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है या 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे बाय डिफॉल्ट पोजीशन में नहीं रह सकती। मतलब 10 मीटर पर सेकंड से जाना है तो वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी। तो वो हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। जैसे हमको कहीं पे जाना है, हमने बाइक हमने सपोज 40 मीटर पर सेकंड पे चलानी, ओके 40 किलोमीटर पर सेकंड पे चलानी, तो 40 किलोमीटर पर सेकंड पे हम एक्सेलरेट दे दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि फिर वो 40 किलोमीटर पर सेकंड से ही चले, थोड़ी टाइम के बाद वो स्टॉप हो ही जाएगी। तो ये हमारा लेमैन एक्सपीरियंस है। फिर वैसे जैसे एरोस होता है तो ऐसे कोई ये जैसे धनुष बोलते हैं हम उसको, तो ऐसे किसी ने ऐसे छोड़ा तो वो थोड़े टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ओके, तो ये सब उसने ऑब्जर्व करके एक ऐसा एक कंक्लूजन निकाला कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसको अगर उसका इस टाइम में जो मोशन हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस मोशन, ऐसा एक टर्म बोल सकते हैं, अगर वो मोशन उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब उसी मोशन में रहना है, तो उसको कंपल्सरी एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो फोर्स को उसने टर्म बोला एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो भले ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू कितना भी गलत हो, लेकिन उसने एक कंटेंट हमको दे दिया कि एक्सटर्नल फोर्स। तो उसने ऐसा कहा कि जो भी करना है, अगर वो करते ही रहना है तो कोई एक एक्सटर्नल फोर्स हमको चाहिए। ओके, ऐसा उसने हमको कहा। फिर ये चला, सब लोगों ने ऐसा मान लिया कि अच्छा ऐसा होगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई ऑब्जेक्शन करे या फिर उसका ऑब्जेक्शन ध्यान पे आए या कोई ध्यान पे ले, ऐसी सिस्टम शायद नहीं हो। क्या पता उस टाइम क्या हो, ये कम से कम 2000 साल के पहले की बात हो सकती है।
तो ऐसा बहुत सालों तक चला, ठीक है। ये बहुत सारे पब्लिकेशन में नंबर ऑफ ईयर्स डिफरेंस है, तो ऐसे मतलब ऊपर छोटा मोटा मान लो तो भी 1000 साल तक तो ऐसे ही चला कि अगर किसी चीज़ का मोशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, डायरेक्शन है, तो अगर वही उसको मेंटेन करना तो एक एक्सटर्नल फोर्स की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट रहेगी। वो एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने हटा लिया तो क्या होगा कि वो अपनी जो पहले वाली जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो गंवा देगा और स्टॉप हो जाएगा। इसको करेक्ट किया गैलीलियो ने, इसको करेक्ट किया गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है, एरिस्टोटल ने जो कहा था वो गलत कहा था। एरिस्टोटल ने ऐसा कहा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हम हटा लें तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपना मोशन गंवा देगा और स्टॉप हो जाएगा। बल्कि गैलीलियो ने ऐसा कहा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स डाला ना जाए, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स का प्रेजेंट ही ना हो, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस हो, तो ऑब्जेक्ट और बॉडी जो कोई भी पोजीशन में होगी, या तो वो मोशन में होगी या तो वो स्टेबल में होगी। जैसे हम पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में जो स्टेबल वर्ड है वो वर्चुअली करेक्ट है लेकिन एक्चुअली इनकरेक्ट है। ओके, ये थोड़ा डिकोड कीजिएगा जो मैंने बोला था। लेकिन जो मोशन है वो एक्चुअली करेक्ट है। ओके, स्टेबल है उसको रेफरेंस चाहिए। ओके, वो जैसे बोलते हैं ना कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, कौन स्टेबलनेस, लेकिन जो मोशन है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। ओके, तो ये गैलीलियो ने ऐसा बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो उसका जो भी बाय डिफॉल्ट मोशन होगा वो मेंटेन करेगा इनफाइनाइट टाइम तक। ओके, तो हम ऐसा सोचेंगे कि गैलीलियो ने ऐसा कैसे कह दिया। एरिस्टोटल का तो हमने पता है कि उसने आजू बाजू में सब कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसका सराउंडिंग्स उसने देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी उसने करे होंगे, बहुत सारा कुछ देखा भी होगा, सोचा भी होगा और कुछ उसने कंक्लूड किया। लेकिन गैलीलियो ने यह कैसे कंक्लूड किया? तो उसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाया। तो वो 1 बाय 1 सब एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे और फिर हम ऐसा समझेंगे और उसका कंक्लूड निकालेंगे कि गैलीलियो ने ऐसा क्यों किया। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट में उसने ऐसा किया कि एक ऐसा सरफेस ले लिया, ठीक है, और डाउनवर्ड उसका स्लोप हो, ऐसा एक सिस्टम बनाया उसने। ओके, उसमें फिर इसने एक बॉल है वो उसने यहाँ से सस्पेंड किया, बॉल मतलब छोड़ दिया। तो ये इसने यहाँ उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। ओके, और वो कहाँ तक इंक्रीज होगी? जहाँ तक ये उसका बेस पकड़ना लगे तब तक। फिर अगर ये जो सरफेस है, ओके, वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, फिर फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, सॉरी, हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शन लेस, और भी हम कह सकते हैं, और प्लेन जैसा होना चाहिए। ओके, एकदम प्लेन होनी चाहिए। तो ये सरफेस पर अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये बहुत आगे तक जाएगा। अभी उसने इतना ही सोचा, अभी उसको ये मालूम नहीं था कि अगर ये फ्रिक्शनलेस हो जाए, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस अगेन कैसा है, ये पूरा इमेजिनरी है। अब सोचो कोई भी सरफेस कि जो फ्रिक्शनलेस है, हो ही नहीं सकता। ओके, एग्जिस्टेंस में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो हमने समझ के लिए ये टर्म हमने इनोवेट किए हैं, फ्रिक्शनलेस। ओके, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसने एक दूसरा यहाँ पे इसने सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व किया कि अगर डाउनवर्ड मोशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। डाउन जैसे ऐसे कैसा मोशन अगर डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम एक्सेलरेटर ऐसा बोलते हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको एक्सेलरेटर बोल रहे हैं।
फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने सेम चीज़ किया, लेकिन इस बार उसने अपवर्ड स्लोप लगाया। अपवर्ड स्लोप लगाया और जो बॉल है उसको उसने मोशन कराया। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि अगर मोशन अपवर्ड है, पहले वाले में डाउनवर्ड था, अब मोशन कैसा है, अपवर्ड है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऑब्वियस है। और वेलोसिटी डिक्रीज भी कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। एक्सपोनेंशियल मतलब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो कम होगी, फिर यहाँ उससे भी कम होगी, फिर यहाँ बहुत कम होगी, ऐसे कम होते जाएंगे। और जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। डी एक्सेलरेशन भी कुछ पब्लिकेशंस में लिखा रहता है, उसका एक अलग कंसेप्ट है, जैसे हम आगे चाहेंगे तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो ये मोशन, वेलोसिटी और रिटार्डेशन, तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जैसे ये एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन है, वो तो बाय डिफॉल्ट है नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या रहा, सिर्फ वेलोसिटी ही रही। ओके, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स है। उसने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया नहीं, एक्सपेरिमेंट सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि उसमें जो सरफेस चाहिए वो सरफेस फ्रिक्शन लेस चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए और इनफाइनाइट लेंथ की चाहिए। तो ये तीनों प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन ये दो एक्सपेरिमेंट्स है, वो इमेज करने का उसका जो माइंड है वो बन गया। तो उसने इमेज किया कि अगर फ्रिक्शन लेस, हॉरिजॉन्टल और इनफाइनाइट लेंथ वाली अगर कोई सरफेस हमको मिल जाए और उसमें हम ये मोशन कराए किसी बॉल का, ओके, तो उसका मोशन ना तो वो अपवर्ड जा रहा है ना तो वो डाउनवर्ड जा रहा है। अगर डाउनवर्ड भी नहीं जा रहा है, अपवर्ड भी नहीं जा रहा है, तो वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगी ना तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, तो ना तो एक्सेलरेशन हो रहा है ना तो रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब कि उसकी जो भी वेलोसिटी है वो एज इट इज मेंटेन रहेगी। ओके, यहाँ पे उसने एकदम जिसको हम बोल सकते गेम चेंजिंग कंसेप्ट दिया कि वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना तो वेलोसिटी घट रही है, मतलब वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है। ओके, वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। उससे उसने कंक्लूड किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल और इनफाइनाइट लेंथ के रूट पे अगर उसको कोई एक सर्टेन स्पीड से एक सर्टेन स्पीड दी जाए तो वो सर्टेन स्पीड से वो चलता ही रहता है। ओके, वो वेलोसिटी में ना तो कम ना तो बढ़ती है ना तो वेलोसिटी कम होती है, वो वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, तो यहाँ तक वो पहुँचे। फिर उसने थोड़े सालों बाद और एक दो एक्सपेरिमेंट किए जो इससे बहुत कनेक्टेड है, लेकिन जो कंक्लूजन मिला वो बहुत सालों बाद मिला। उसमें क्या हुआ, तो ये दोनों ही उसने मर्ज किए। कैसे? तो जैसे पेंडुलम में होता है, तो पेंडुलम में क्या होता है कि जैसे ये है तो ऐसे ऐसे चल रहा है वो, तो यहाँ पे जो हाइट वो अचीव करेगा, यहाँ भी वो ही हाइट अचीव करेगा, वापस यहाँ पे भी वो वही हाइट अचीव करेगा। तो ऐसा ऐसे इसने एक सिस्टम बनाया जिसमें यहाँ से एक बॉल है वो निकल रहा है। ओके, फिर ये सपोज उसने 10 सेमी का रखा है, ये हम कोई भी ले सकते हैं लेंथ, अभी हम ऐसा सोच रहे इसलिए इसने 10 सेमी का लिया। फिर इधर भी इसने 10 सेमी का लिया। ओके, फिर यहाँ से बॉल उसने सस्पेंड किया, फिर यहाँ गया, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, लगातार इंक्रीज होती चलती गई। फिर ये वापस एक सरफेस आ गया जिसको हम फ्रिक्शनलेस बोलेंगे, और यहाँ से वापस ऊपर गई, जो जहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। मतलब यहाँ 10 सेमी के बाद वो वापस वो रिपीट करेगा उसका मोशन, यहाँ पे वापस नीचे जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी, फिर यहाँ जो लास्ट वेलोसिटी होगी वो ही मेंटेन करता रहेगा। कहाँ तक? यहाँ तक। फिर वापस वेलोसिटी में चेंज कहाँ आएगा? इधर, और ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी।
ऐसा अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस आ जाए तो ऐसा कितनी देर चलेगा? 10 दिन, 15 दिन? तो इसने सोचा कि ये तो सालों साल इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन लेस है, तो कहीं पे भी कुछ होगा तो नहीं। याद रखिए, ये बार बार मैं फ्रिक्शन लेस बोल रहा हूँ, उसको बाद में हम जोड़ेंगे एक्सटर्नल फोर्स से। ओके, तो फिर उसने पाया कि अगर इसको 10 सेमी से 11 सेमी कराया जाए तो भी ये 10 सेमी तक ही जाता है, और 10 सेमी से अगर 9 सेमी कराया जाए, ठीक है, ये 1 सेमी उसने मान लो घटा दिया, ठीक है, तो ये यहाँ से निकलेगा, क्योंकि 10 सेमी उसको अचीव करना है, लेकिन इधर हमने 9 सेमी ही रखा है, 9 सेमी ही रखा है। तो 10 सेमी के बाद वो वापस स्पीड उसकी भले ही धीमी होगी, भले ही बहुत कम होगी, लेकिन वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? वो वापस 1 सेमी उसको अपवर्ड स्लोप में नहीं मिलेगा तब तक। तो उससे एक कंक्लूजन निकला कि अगर यहाँ से हम कुछ सस्पेंड करते हैं और यहाँ कुछ नहीं रखते तो ये इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट लेंथ तक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कितना चलता रहेगा। तो जब तक, ऐसा कंक्लूड निकला कि जब तक वो यहाँ से जितना हाइट हमने सस्पेंड किया था उतना हाइट यहाँ अचीव नहीं कर लेते, तब तक वो यहाँ पे चलता रहेगा। और अगर वो हमने नहीं दिया तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो जैसे हम ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं 10 सेमी जितनी हाइट अचीव नहीं करेगा तब तक ये चलता रहेगा, तो ये है क्या? ये है एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स। ओके, जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या है? वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो उससे एक कंक्लूजन निकला कि अगर कोई भी बॉडी या तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई एक सर्टेन स्पीड से और एक स्ट्रेट पाथ में अगर उसकी वेलोसिटी हो रही है, अगर मोशन में है, तो वो सेम स्पीड से सेम पाथ पे इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, बशर्ते एक्सटर्नल फोर्स का एब्सेंट होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो वो उसका बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी है वो मेंटेन करेगा नहीं। तो उससे आगे फिल्टरेशन हुआ और उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक ऐसा टर्म आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो उसका बाय डिफॉल्ट माने कि उसकी जो बेसिक पोजीशन है वो हमेशा वो मेंटेन करा रहता है, तब तक करा रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए तब तक। और ये सिर्फ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट में या मोशन वाला ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, ये एग्जिस्टेंस में जहाँ भी कण है, जो भी कण है, वो इसको फॉलो करता है। और उस टर्म को, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया बेसिकली वो चीज़ है कि जो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंट में और जो ऑब्जेक्ट होगी, जो बॉडी होगी, जो उसकी जो मूल स्थिति होगी, वो हमेशा वो मेंटेन करा रहता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो कभी भी कोई भी चेंज करेगा नहीं। और उस कंसेप्ट को, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया। और वो मेंटेन करने की कोशिश भी लगातार करता रहता है। फिर एक्सटर्नल फोर्स उसके इक्विलिब्रियम से जब बढ़ जाता है, ओके, जैसे ये थोड़ा डेप्थ हो गया, इक्विलिब्रियम बोल दिया तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगता है तब तक वो उसका स्पीड, उसका पाथ, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। जो स्टेबल है वो स्टेबल रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। ये दोनों एक ही है, स्टेबल में कुछ है ही नहीं, सब कुछ कैसा है? मोशन में। तो उसका जो बेसिक मोशन होगा, जो मूलभूत मोशन होगा, वो ही मेंटेन करे रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। और उसको हम क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही। ये इनर्शिया बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है अगेन डायनेमिक्स को समझने के लिए, तो अच्छे से पढ़ना और बहुत सारे एमसीक्यू सोल्व करना। और अगर कुछ डाउट रह जाए, अगर कुछ सजेशन हो, करेक्शन हो, ऑब्जेक्शन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको लिख के आप बता सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।